स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक पे पढ़ाया था और उसमें मैंने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करी थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उस रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस फॉर्मूले को डिराइव करके बताया था और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बताया था। आज हम हमारे इस लेक्चर में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो बताऊंगी। तो इस ग्राफ में देखिए, ये जो कर्व ए बी है ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बताता है। यानी अगर मैंने आपको 100 मिलीलीटर प्योर वाटर दिया, 100 मिलीलीटर वाटर दिया और मैंने आपसे कहा कि आप इसको बॉईल करिए, साथ साथ में आप ग्राफ भी प्लॉट करिए, तो हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया है। जैसे जैसे हम 100 मिलीलीटर वाटर को बॉईल करना शुरू करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाना चाहिए। क्योंकि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी कोई लिक्विड बॉईल होता है। तो जैसे जैसे वाटर बॉईल होना शुरू होगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक टेम्परेचर पर आकर वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो हमने क्या करा, वेपर प्रेशर वाली एक्सिस से पॉइंट से हमने टेम्परेचर वाली एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और वो परपेंडिकुलर टेम्परेचर पे किसी पॉइंट पर जाकर मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, T नॉट B, दैट इज कॉल्ड T नॉट B is called boiling point of pure solvent. T not B is called boiling point of pure solvent. यानी आपके सॉल्वेंट में अभी आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, वापस वही 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे लेकिन इसमें हम कोई भी सॉल्ट मिला देंगे, जीरो नॉन वोलेटाइल सॉल्ट कुछ भी मिला देंगे। 0.2 ग्राम सपोज अपने पास NaCl है तो हमने 0.2 NaCl मिला दिया। हमने हमारा सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर लिया है। तो हमारी मानसिकता क्या रहती है, मेंटलिटी, कि वाटर जो है वो 100.15 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है तो अभी भी वाटर 100.15 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा। लेकिन जब हम इसको 0.2 ग्राम NaCl मिला देते हैं और तो ये हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और जब हम इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो आप यहाँ पर ग्राफ देखिए, कर्व देखिए CD। ये जो CD कर्व है ये सॉल्यूशन के लिए है। जैसे ही आप 2 ग्राम NaCl मिलाकर 100 मिलीलीटर वाटर में जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर जैसे जैसे सॉल्यूशन बॉईल होता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है और एक स्टेज पर आकर सॉल्यूशन बॉईल होना शुरू हो जाता है। और हम उस प्रेशर वाली एक्सिस से जब टेम्परेचर वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमको जो टेम्परेचर मिलता है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय TB। तो यहाँ पर ये जो TB हो जाएगा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर मेन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको ये सारे सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि T नॉट B मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। जब इस तरह से स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और फिर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बच्चे बोलते हैं मैम TB यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा है। और कितना ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, डेल्टा TB विच इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, वेयर TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नॉट B is boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent
and delta TB is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Delta TB is called elevation in boiling point. इस तरह से अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, पहले हमने कितना डाला 2 ग्राम सॉल्ट डाला, फिर हम उसके अंदर 4 ग्राम सॉल्ट डालेंगे या 5 ग्राम सॉल्ट डालेंगे, तो हम क्या देखेंगे एवरी टाइम जैसे जैसे हम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट का, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, वेयर एम इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेयर एम इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो डेल्टा टीबी होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम, वेयर के बी इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर के बी इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, कॉल्ड मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी का एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और वैल्यू नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की जो मेथड होती है उस मेथड को हम इबुलियोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं उस मेथड को, इबुलियोस्कोपी मेथड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने की जो मेथड होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने की जो मेथड होती है हम उसको इबुलियोस्कोपिक मेथड कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम केबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम रहेगा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जनरली हम जब भी हमारा सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में हम मैक्सिमम टाइम वाटर को यूज करते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो कई बार जब आप आईआईटी के एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है फॉर वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होगी, तो केबी की वैल्यू होती है वाटर के लिए 0.52 केल्विन पर मोलर दे वैल्यू। तो यूनिट ऑफ द केबी क्या हो जाएगा, केल्विन पर मोलर, और वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.52। डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सो द वैल्यू ऑफ केबी इज 0.52 केल्विन पर मोलर। अब अगर हम यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया इफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 कर दें, कितना लेना है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब होता है मोलरिटी का, व्हाट इज द स्टेटमेंट टेल्स अस, m is equal to 1 means 1 gram mole of the solute is dissolved in 1 kg of the solvent, यानी 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट को हमने 1 kg सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो उसकी मोलरिटी या सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम था, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एम इज 1, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केबी। अब हम चाहें तो इस केबी को डिफाइन कर सकते हैं ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन मोलरिटी इज 1। जब जब किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 रखेंगे तो उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितने का एलिवेशन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन मोलरिटी इज 1। जब जब सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होगी तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग में पॉइंट में होने वाला एलिवेशन क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। सो ये जो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है इसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जिसको फाइंड आउट करने की मेथड का नाम इबुलियोस्कोपिक मेथड है। अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute, molecular mass, determination of molecular mass of solute,
अगर आप सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में A और B चलेगा यहाँ सब्सक्रिप्ट पर। A जो होगा वो सॉल्वेंट से रिलेटेड टर्म्स रहेंगी और जो B रहेगा वो सॉल्यूट से रिलेटेड टर्म रहेगी। तो यहाँ पर MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो यहाँ आप देखेंगे। हम वी नो दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है, मोलैलिटी होता है। बट हमने इसी चैप्टर में मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने इसी चैप्टर में मोलैलिटी फाइंड आउट करने समय पढ़ा था। तो M की वैल्यू मतलब M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट M को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारा नया क्या बन जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू डेल्टा KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, MB। तो हम MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। हम यहाँ पर एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसी लेक्चर में। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B होता है। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट डेल्टा TB बाय दिस फार्मूला। सो द न्यू फार्मूला विल बी MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय TB माइनस T0B मल्टीप्लाइड बाय WA। यहाँ पर मैं एक बार सारे सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। MB यानी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52 केल्विन पर मोलर होती है। WB वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट 1000 एंड TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हम जो है विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है तो क्या होगा। आपसे कहा गया है यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर, then solution so obtained boils at 375.15 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से केल्विन भी ले सकते हो आप यहाँ पर, डिग्री केल्विन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और साथ में आपको दिया रहेगा गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपको क्या क्या दिया पहले वो लिख लो। WB कितना दे रखा है आपको, 15 ग्राम दे रखा है, ठीक है। कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है, WA 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। जब इन दोनों को डिसॉल्व करा तो जो सॉल्यूशन मिला वो कितने टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, यानी आपको TB दे रखा है 375.15 केल्विन दे रखा है।
और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी आपको टी नॉट बी जो है वो 373.15 केल्विन दे रखा है और आपसे बोला गया है कि आप एमबी को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टीबी और टी नॉट बी है उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा टीबी, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। हम 75.15 में से 373.15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 2 केल्विन। अब हमारे पास मोलर मास फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, mb इक्वल टू kb इंटू wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू WA। ये फार्मूला अभी अपन ने पढ़ा था। और आपको मैं बता दूं न्यूमेरिकल में अगर सॉल्वेंट कोई सा भी दिया रहेगा तो उसके लिए आपको केबी की वैल्यू दी हुई रहेगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर केबी की वैल्यू बताई थी अपने डेरिवेशन में। वाटर है हमारा सॉल्वेंट, तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू 0.52 होती है। इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 15 है, इंटू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ रही है 2 केल्विन। तो 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको मैंने 500 ग्राम। सबसे पहले 500 वन जा 500 टू जा, फिर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 और 15 टू जा कितना होता है 15 5 जा 75 और 3 कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पर 78 ये जो आएगा वो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आएगा। मोलर मास की यूनिट 78 ग्राम पर मोल होती है। यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है उसमें मैंने अपने मन से डाटा दिए हुए हैं, सिर्फ एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक आपको बताने के लिए कि कौन से फॉर्मूले में किस तरह की कौन सी जगह पर हमको कौन सी वैल्यू पुट करना है, इसलिए। अदरवाइज यहाँ पर मैंने यूरिया बोला है और यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो मेरे डाटा के कारण ये मोलर मास इतना ज्यादा आया है। मैंने ये सारे डाटा जो न्यूमेरिकल आपके सामने लिया, इसमें जितनी भी डिजिट्स मैंने पुट करी है वो सारी मन से करी है, इस कारण जो है मोलर मास ऑफ यूरिया इतना ज्यादा आता। अदरवाइज मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आता है 60 आता है। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको पढ़ाया है ये सिर्फ आपको फार्मूले में किस तरह से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है उसके लिए दिया गया है। ये सारे डाटा जो है वो मैंने मन से दिए हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये थी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक न्यूमेरिकल जो है हम एक और इसके ऊपर ले लेते हैं। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ calculate boiling point of 0.2 m solution of glucose when elevation in boiling point, when elevation in boiling point is 0.10 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये बोला गया है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है और आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन अगर हम कर लें, क्या कर लें हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.102 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर आपको एक्वस सॉल्यूशन बोला है। एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो इतना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपसे क्या बोला है टीबी कैलकुलेट करने को। यहाँ जो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने दिया है उसमें मोलिलिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीधे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर हमको पता है, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या करना निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। सो डेल्टा टीबी कितना है आपका 0.102 है, टीबी आपको पता नहीं है और टी नॉट बी आपको 100.15 दिया हुआ है। हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 100.15 प्लस 0.102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टीबी, यानी ये जो आपका आंसर आएगा वो 100.252 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू आपका टीबी आ जाएगा। इस तरह से जो है हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थी। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।
स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। उसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बताया था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए थे। आज के हम अपने इस लेक्चर में तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जिस मेथड से फाइंड आउट किया जाता है उस मेथड को हम क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ a substance in its solid and liquid state becomes equal। यानी जब कोई सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का किसमें होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होती है, और जब उनका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर आकर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और वेपर स्टेट सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो होती है वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होती है। और ये कब आता है इक्विलिब्रियम? जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट आती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, उस समय दोनों स्टेट में उसका सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उस समय जो भी टेम्परेचर रहता है वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम हैविंग द सेम वेपर प्रेशर। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगी, कमी आएगी। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम किसी भी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। और उस समय क्या होता है, जब आपको उसको जो सॉल्यूशन होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्रीज होता है। यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उसका कारण मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है, और आप सॉल्यूशन को लेकर फ्रीज करने जाओगे तो और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब वो सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कम टेम्परेचर पर क्या होगा, फ्रीज होगा। यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसको हम इस ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि ए बी जो कर्व है वो सॉल्वेंट है, जिसमें आपका जो भी सब सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में, और बी पर आकर वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो बी जो होगा उसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इस टेम्परेचर एक्सिस पर आकर यहाँ मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टी नॉट एफ। और टी नॉट एफ को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी प्रकार अब आपने क्या करा, वही सॉल्वेंट लिया लेकिन उसके अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके उसको क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर जब आएगा तो वो ई टेम्परेचर यानी ई वाला जो पॉइंट है उस पर जाकर क्या होगा, फ्रीज होगा। तो आप देख रहे हो सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है जो इस तरह जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कम है। तो डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and freezing point of the solution is called depression in freezing point which is represented by delta TF। यानी TF जो होगा वो freezing point of solution कहलाएगा। क्या कहलाएगा, freezing point of solution, freezing point of solution। और delta TF जो होगा वो कहलाएगा depression in freezing point, depression in freezing point। सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, बोल सकते हैं, याद रखने का तरीका है। उसको हम बोल सकते हैं कि जब मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था तब हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को या बॉइलिंग पॉइंट के समय हमें जो भी लिक्विड या सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। तो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन
is called depression in freezing point, which is represented by delta TF. Once again I am repeating the sentence here. The difference in freezing point of pure solvent and freezing point of the solution is called depression in freezing point, which is represented by delta TF. अब जैसे जैसे हम हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन की फ्रीज होने का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, एंड इट में बी इन माइनस, वो इसमें भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी ये जो डेल्टा TF है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, वेयर M इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, where M is molality of the solution, so delta TF is equal to हो जाएगा KF into M, where KF is a proportionality constant, क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उठाया प्रोपोर्शन का, तो इक्वल में कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये जो KF है, इस KF is a constant, KF is a constant called molar depression constant, molar depression कांस्टेंट। और आपको मैंने ऊपर बता रखा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने की मेथड को क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं, इसलिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का एक और नाम है जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से जो है KF इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। तो जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वाटर के लिए Kb की वैल्यू 0.52 केल्विन पर मोलर थी, उसी प्रकार जब वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है या वाटर को आप सॉल्वेंट की तरह यूज करते हो तो वाटर के लिए KF की वैल्यू जो होती है वो 1.86 केल्विन पर मोलर होती है, 1.86 केल्विन पर मोलर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। Kb और KF की वैल्यू को मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो Kb या KF की यूनिट पूछी जाती है या वाटर के लिए उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो Kb की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 केल्विन पर मोलर होती है और KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 केल्विन पर मोलर होती है। अब हमको मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको जैसे पढ़ाया कि डेल्टा TF इज इक्वल टू, मैंने भी आपको पढ़ाया KF इंटू M होता है। इफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, अगर आप मोलरिटी को 1 रख दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इक्वल टू 1? इट मीन्स 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। जब जब आप किसी भी सॉल्यूट के 1 ग्राम मोल को 1 kg में डिसॉल्व, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट क्या कहलाती है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अगर मैं मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KF। अब हम KF को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन मोलैरिटी इज 1। जब जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप 1 रखोगे तो उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जितने डिग्री सेल्सियस या केल्विन का डिप्रेशन आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेरिवेशन। जिस तरह से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करा था सॉल्यूट का, उसी प्रकार हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में कंटिन्यू में टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट with the help of depression in freezing point, with the help of depression in freezing point, with the help of depression in freezing point, depression in freezing point. Now बिल्कुल ये जो डेरिवेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जो फार्मूला डेरिवेशन है वो पूरा की पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है, सिर्फ हमको सिंबल को क्या करना है? चेंज करना है। इधर ध्यान दीजिए, we know that delta TF is equal to KF into M होता है। अभी इसके पहले वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको मोलैरिटी का फार्मूला बताया था, बट मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर m को मैं इस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, MB इंटू WA। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, जिसको हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MB को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आ जाएगा MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। बट मैंने आपको अभी पढ़ाया डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? T नॉट F माइनस TF होता है। डेल्टा TF इक्वल टू होता है T नॉट F माइनस TF। तो मैं डेल्टा TF को इस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करूंगी तो MB इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा? KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय T नॉट F minus TF multiplied by WA. In this way, we can calculate the molar mass of the solute with the help of depression in freezing point. ये डेरिवेशन है किसके लिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए। किसकी हेल्प से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड दो रीजनिंग क्वेश्चंस बता रही हूँ। हिल स्टेशंस वगैरह पर, जो ठंडी स्थान जहां पर रहते हैं, वहां पर जनरली कार रेडिएटर्स में जो वाटर यूज किया जाता है, कार रेडिएटर्स में जो वाटर यूज किया जाता है, उस वाटर के अंदर इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल। और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एंटीफ्रीज सॉल्यूशन या एंटीफ्रीज, तो आपको उसका नाम लिखना है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल होता है ये एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो जो भी हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जनरली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें कार रेडिएटर्स वगैरह में वाटर के साथ में थोड़ी सी मात्रा में इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एट हिल स्टेशन इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड अलॉन्ग विथ वाटर इन कार रेडिएटर्स, व्हाई? इस पर वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। उससे कार रेडिएटर में जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो कार रेडिएटर के बस्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हिल स्टेशन पर कार रेडिएटर के इस तरह की आने वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है, यानी कम कर देता है। और उसके कारण अब वाटर जब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर क्या होगा? फ्रीज होगा। और इतना कम टेम्परेचर हिल स्टेशन पर नहीं जाता है तो वाटर जो है वो फ्रीज होने से क्या हो जाता है? बच जाता है। तो इस तरह का, इस कारण हिल स्टेशन पर वाटर को के साथ में थोड़ी सी मात्रा में इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है ये एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करके वाटर को कम टेम्परेचर पर फ्रीज करने के लिए करता है, माइनस में टेम्परेचर पर ले आकर फ्रीज करता है। और इतना टेम्परेचर हिल स्टेशन पे नहीं जाता है तो वाटर फ्रीज होने से क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इस तरह से इथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की तरह यूज किया जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि रोड्स पर स्नो को क्लियर करने के लिए क्लियरेंस ऑफ टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स, टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स, बर्फ पर, रोड पर जो बर्फ जमी होती है उसको हटाने के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज जब आप रोड पर NaCl और CaCl2 डालोगे तो आइस के मेल्ट होने से, बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसमें ये NaCl और वाटर या CaCl2 जो भी है वो डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बना लेता है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। तो ये आइस को जब जो स्नो मेल्ट होकर आती है उसको वापस फ्रीज होने से क्या करता है? रोकता है। ये आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? लोअर डाउन कर देता है। क्या? NaCl और CaCl2। इसलिए दे आर यूज्ड टू क्लियर द स्नो ऑन द रोड। सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए NaCl और CaCl2 का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये NaCl या CaCl2 जब भी आप स्प्रिंकल ऑन द रोड पर डालते हैं तो ये वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बना देती है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये जो स्नो है वो मेल्ट होती रहती है, वापस स्नो में कन्वर्ट नहीं होती है। इस कारण NaCl या CaCl2 का यूज किया जाता है स्नो ऑन द रोड्स को क्लियर करने के लिए।
ये था आपका डिप्रेशन इन फिजिक्स पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब अपनी जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। ऑस्मोसिस, सेकेंड टर्म है जो है वो डिफ्यूजन, और जो थर्ड टर्म है वो है इफ्यूजन। जो थर्ड टर्म आएगी वो आपकी क्या आएगी? इफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और इफ्यूजन? ऑस्मोसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules from lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ रीजन की तरफ मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बीकर में पानी लेकर उसके अंदर रेजिन डालकर डीप करके रख देते हैं। रेजिन को हम अपने डेली लैंग्वेज में किशमिश कहते हैं। तो अगर हम उसको रेजिन को डाल देते हैं तो थोड़े समय बाद वो रेजिन पूरी क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिन के अंदर केवल सॉल्यूशन था, किसका? शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। यानी रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन क्या था? ज्यादा था। आपने रेजिन को वाटर के अंदर डीप करा, वाटर का कंसंट्रेशन 0 था यानी लो कंसंट्रेशन था। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जो रेजिन है, किशमिश है, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है, जो कवर होता है, जो सेल वॉल होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करती है। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन वी कॉल इट ऑस्मोसिस। हम उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब हायर कंसंट्रेशन से कहा जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम परफ्यूम को किसी कमरे में स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर बाद परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे घर में आने लगती है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमने परफ्यूम स्प्रे करा था वहां परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या था? ज्यादा था। परफ्यूम की फ्रेग्रेंस की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी। और दूसरे एरिया में फ्रेग्रेंस क्या थी? बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कंसंट्रेशन लो था। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो दैट लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। एंड इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक बलून में आलपिन से छोटा सा होल करके उस बलून को जब आप फुलाते हैं और फुलाकर उसको नॉट लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे जो बलून होता है उसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बलून के अंदर जो भरी हुई एयर है वो उस फोर्स से क्या होने लगती है? बाहर निकलने लगती है। मतलब वहां पर भी डिफ्यूजन ही होता है, बट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू अ होल। किसके थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन? एक होल के थ्रू हो रहा है, थ्रू अ होल और अपर्चर। तो दैट एट दैट टाइम द डिफ्यूजन इज कॉल्ड इफ्यूजन। उस समय हम डिफ्यूजन को क्या कहेंगे? इफ्यूजन कहेंगे। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane, so we will call it osmosis. And when the process of diffusion of liquid or gas molecules from higher concentration to lower concentration, we will call it diffusion. And when the process of diffusion takes place through a small aperture or hole, then we will call it effusion. हम इसको क्या कहते हैं? effusion कहते हैं। Now what do you mean? ऑस्मोसिस को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक्सो ऑस्मोसिस एंड दूसरा जो दिया गया है वो है आपका एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा जो दिया गया है वो क्या है? आपका एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस के लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताती है। एक रॉ एग, कच्चा अंडा हम लेते हैं, उसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए हम कंसंट्रेटेड HCl में डीप करके रख देते हैं और उसके बाद हम उसको पील ऑफ करते हैं। आपको मालूम है जो एग शेल होता है, अंडे का जो ऊपर का कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर कार्बोनेट का बना होता है और आप उसको HCl में डीप करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब वो शेल में से बाहर निकलती है तो अंडे के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। उस क्रैक्स की वजह से हम अंडे को पील ऑफ कर सकते हैं, अंडे के ऊपर का कवर हम निकाल सकते हैं। जब हम अंडे के ऊपर का कवर निकाल लेंगे तो हमको ऐसा लगेगा एक बिल्कुल फाइन थिन मेम्ब्रेन में पूरा एग यॉग और एल्ब्यूमिन भरा हुआ रहता है। वो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एग की, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब आप ये पील ऑफ किए हुए अंडे को उठाकर किस में रख दो, सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दो। इसको उठाकर आप सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो आप थोड़े समय बाद क्या देखेंगे कि जो एग है उसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन लिया उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एग के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग में से निकलकर बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन में आने लगते हैं ऑस्मोसिस के कारण। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो इनसाइड तो क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। उसी प्रकार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजिन का एग्जांपल बताया कि हम किशमिश को जब पानी में रख देते हैं तो किशमिश धीरे धीरे पानी में रखने पर फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी किशमिश के अंदर मूव करते हैं। तो अंदर की तरफ की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडो। तो ये जो फिनोमिनन है वो आपका क्या कहलाएगा, एंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, ऑस्मोसिस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। व्हेन द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, देन मीन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, यानी अंदर वाला जो कंसंट्रेशन है वो लो है और बाहर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो ज्यादा रहेगा। तो उस समय जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एक्सो ऑस्मोसिस की। और जब मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सो वी विल कॉल इट एंडो ऑस्मोसिस। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब आप अंडे को किसमें रखोगे, कंसंट्रेटेड ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो अंडा श्रिंक हो जाएगा, अंडे का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो श्रिंकिंग ऑफ एग ऑन कीपिंग इन सॉल्ट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस। इसी प्रकार स्वेलिंग ऑफ किशमिश ऑन कीपिंग इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ द एंडो ऑस्मोसिस। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।